मेरे प्यारे भाइयों एवं बहनों, मैं हूं विकास और आप देख रहे हैं आपका YouTube चैनल वेदांत जीएस। तो चलिए दोस्तों, आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता पार्ट 2। पिछले क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था सिंधु घाटी सभ्यता के कुछ प्रमुख नगर के बारे में पढ़ा था। तो उसमें हम लोगों ने प्रमुख नगर पर उस समय प्रकाश डाला था। तो वहाँ की क्या व्यवस्था थी, वहां से क्या क्या मिले, सिंधु सभ्यता का क्या विस्तार क्या था, उसका काल निर्धारण क्या था, सिंधु सभ्यता का निर्माता कौन थे। तो ये सब चीज हम लोग पिछले क्लास में पढ़े। आज के क्लास में हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के सामाजिक जीवन, धार्मिक जीवन, आर्थिक जीवन, राजनीतिक जीवन, नगरीय व्यवस्था तथा लिपि, तो हम लोग आज की क्लास में ये लोग पढ़ने वाले थे। कहने का मतलब क्या है कि सिंधु घाटी सभ्यता की जो रहन सहन थी, लोग जो रहते थे तो वो किस स्थिति में रहते थे, अपने जीविकोपार्जन करने के लिए क्या करते थे, उनकी राजनीतिक स्थिति क्या थी, तो हम लोग ये आज पढ़ेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों सामाजिक जीवन की हम लोग बात करेंगे। सामाजिक जीवन, सैंधव समाज जो था ये मातृसत्तात्मक था। कहने का मतलब खुदाई में सबसे ज्यादा स्त्री की मृण मूर्तियां मिली है। मृण मूर्तियां मतलब मिट्टी की मूर्ति मिली है। तो इससे हम ये अंदाज लगा सकते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो समाज था ये मातृसत्तात्मक समाज था। वो लोग कपड़ा पहनने के लिए सूती तथा ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। और जो सामाजिक जीवन में जो मुख्य बात है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग ये शांति प्रिय होते थे। वो लोग युद्ध करना नहीं चाहते थे। और मनोरंजन के लिए वो लोग पशु पक्षी को लड़ाते थे, पशु पक्षी को लड़ाते थे, फिर पासा खेलते थे, शिकार करते थे। तो चलिए आगे हम लोग धार्मिक जीवन की बात करते हैं। तो धार्मिक जीवन में देखिए सिंधु घाटी सभ्यता के लोग यानी हड़प्पा सभ्यता के लोग, ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, पशुपति की पूजा करते थे। एक पत्थर पर 3 मुख वाला देवता मिला है जिसके चारों ओर भैंसा, गेंडा, चीता तथा हाथी है। तो इससे यह अंदाज लगाया जा सकता है कि ये जो पशुपति की जो मूर्ति मिली है, ये वर्तमान में हम लोग जिसे भगवान शिव कहते हैं, ये उस समय पशुपति के रूप में इसकी पूजा किया करते थे। लिंग पूजा भी होती थी। धरती को उर्वरा की देवी मानकर इसकी पूजा किया करते थे। वट वृक्ष का पूजा, पीपल का पूजा, नाग का पूजा, कुबड़ वाला सांड का पूजा। तो देखिए वट वृक्ष का पूजा, हम लोग अभी भी वट वृक्ष का पूजा करते हैं, पीपल का अभी भी पूजा करते हैं, नाग का अभी भी करते हैं, कुबड़ वाला सांड जिसको हम लोग देहात में गांव में बसहा बरत कहते हैं, उसका अभी भी हम लोग पूजा करते हैं। तो इनका धार्मिक जीवन ये था। उस समय जो है सिंधु घाटी सभ्यता में उस समय मंदिर का उस समय कोई साक्ष्य नहीं मिला है, यानी उस समय मंदिर का कोई भी साक्ष्य खुदाई में नहीं मिला है। अब राजनीतिक जीवन की बात करेंगे। तो राजनीतिक जीवन की जब हम बात करते हैं तो हड़प्पा का जो शासन, देखिए हमने पिछले क्लास में पढ़ाया है कि हड़प्पा एक ही चीज है, सिंधु घाटी सभ्यता उसी को कहेंगे, हड़प्पा सभ्यता उसी को कहेंगे, सैंधव सभ्यता उसी को कहेंगे, एक ही चीज है। तो हड़प्पा का जो शासन था ये वणिक वर्ग के हाथ में था, क्योंकि ये लोग सबसे ज्यादा व्यवसाय की ओर आकर्षित थे। तो हम लोग ये कह सकते हैं कि हड़प्पा का जो शासन था यह वणिक वर्ग के हाथ में था। मंदिर का तो कोई साक्ष्य नहीं है, तो पुरोहित का शासन तो हो ही नहीं सकता, यानी उसको नजरअंदाज हम लोग कर सकते हैं। अब देखिए आर्थिक जीवन, यानी वो लोग अपने जीविकोपार्जन के लिए क्या क्या करते थे। तो जीविकोपार्जन के लिए वो लोग कृषि करते थे, पशुपालन करते थे। तो कृषि में उन लोगों का सबसे प्रमुख जो फसल था वह गेहूं और जौ था। प्रमुख फसल क्या था? गेहूं और जौ था। कुल 9 प्रकार के अनाज का प्रमाण मिला है, लेकिन सबसे अगर प्रमुख फसल की बात करेंगे तो गेहूं और जौ था। सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों ने ही सबसे पहले कपास की खेती की। देखिए सबसे पहले कपास की खेती की, जिसको क्या कहा जाता है? सिंडोम। कपास को हम लोग क्या कह सकते हैं? कपास को सिंडोम भी कहा जाता है। व्यापार की बात करेंगे तो व्यापार जो थी ये वस्तु विनिमय की प्रणाली पर आधारित थी। तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी।
उस समय जो व्यापार होता था वह अफगानिस्तान से, ईरान से, रोम से, मिस्र से होता था। क्या क्या चीज लाए जाते तो ये देख लेते हैं। टीन अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। चांदी अफगानिस्तान और ईरान से लाया जाता था। शीशा ये भी अफगानिस्तान ईरान से लाया जाता था। तो इसको हम एक साथ याद कर सकते हैं। टीन, चांदी और शीशा ये अफगानिस्तान तथा ईरान से लाया। तो परीक्षा में शीशा ये पूछ भी देता है, ये इसमें से कोई भी पूछ देता है। देखिए तांबा, तांबा से अभी भी सॉरी खेतड़ी जो कि राजस्थान में है, यहाँ से अभी भी तांबा प्राप्त होता है। तो तांबा कहाँ से? राजस्थान खेतड़ी से प्राप्त होता है। अब लिपि की बात करते हैं। तो लिपि की अगर बात करते हैं तो जो लेखन, जो कला, उन लोगों का लिखने का जो शैली था, यह दाई से बाई ओर लिखी जाती थी। दाई से बाई ओर, जैसे खरोष्टी लिपि हम लोग लिखते हैं, तो दाई से बाई ओर यह शैली, यह लिपि लिखी जाती थी। अगर पंक्ति एक से अधिक हो जाता था तो फिर उसको क्या किया जाता था? बाई से दाई ओर लिखा जाता। जैसे देखिए ऐसे दाई से बाई ओर ऐसे लिखा जाता था। फिर अगर एक से अधिक पंक्ति हो गया तो फिर क्या किया जाता था? बाई से दाई ओर लिखा जाता था। तो इस शैली को हलावंत शैली कहते हैं, गोमुद्रिका शैली कहते हैं। इस शैली को हम लोग वास्त्रोभेदन शैली भी कहते हैं। वास्त्रोभेदन शैली, वास्त्रोभेदन शैली भी कहते हैं। तो ये याद रखिएगा। अभी तक जो है इसमें 64 मूल चिन्ह जो है ये प्राप्त हुए हैं तथा 250 से 400 अक्षर जो है यह प्राप्त हुआ है। अगर नगरीय व्यवस्था की हम लोग बात करते हैं तो देखिए इतना पुराना सभ्यता होने के बावजूद भी ये इसकी जो प्रमुख व्यवस्था थी, जो प्रमुख विशेषता थी सिंधु घाटी सभ्यता की, यह नगरीय व्यवस्था थी। यानी पूरी तरह से यह व्यवस्था, ये जो थी व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो व्यवस्था थी वो पूरी तरह से नगरीय व्यवस्था थी। यानी घर जो है एक तरीकेबद्ध से बना हुआ था। नगर का विन्यास के लिए ये लोग, नगर के निर्माण के लिए इन लोगों ने ग्रिड पद्धति अपनाई। देखिए ग्रिड का मतलब क्या हो जाता है? जाल। उस समय देखिए जल निकास के लिए नाली की भी व्यवस्था थी। कहने का मतलब देखिए अभी भी स्थिति ऐसी है कि जगह जगह जो है ना पानी देखिए रोड पे जमा हो जाता है। बारिश होने के बाद बहुत ही मुसीबत का सामना करना पड़ता है। लेकिन अगर हम उतना प्राचीन जाते हैं तो उस समय की व्यवस्था देखिए कितना उत्तम व्यवस्था था। उस समय जल निकास के लिए भी नाली का निर्माण किया गया था, तो बहुत अच्छा व्यवस्था था। तो अगर पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता क्या थी, तो इसकी प्रमुख विशेषता क्या थी? नगरीय व्यवस्था थी। पूरी तरह से ये लोग नगरीय व्यवस्था में रहते थे। अब यहाँ हमने कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को जगह दिया है, इसको हम लोग देख लेंगे। देखिए हड़प्पा सभ्यता का आकार कैसा था? तो त्रिभुजाकार था। आकार कैसा था? त्रिभुजाकार था। अगर इस सभ्यता के बारे में अगर पूछेगा कि सभ्यता का क्षेत्रफल कितना था, तो 12,99,600 किलोमीटर था। पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या थी? हम लोगों ने विस्तार में पढ़ा था। पूर्व में क्या है? आलमगीरपुर, पश्चिम में पौ से पश्चिम, पश्चिम पाकिस्तान, पाकिस्तान में सूत कांगीडोर। तो पूरब से पश्चिम की लंबाई क्या है? 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई 1400 किलोमीटर है। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल, देखिए हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल यह क्या था? मोहनजोदड़ो। भारत में सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी। देखिए यहां अगर आपसे पूछता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल या हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछता है तो क्या था? मोहनजोदड़ो। अगर वही पूछेगा कि भारत में हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल क्या, तो क्या हो जाएगा? राखीगढ़ी हो जाएगा। देखिए हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। हम लोगों ने मोहनजोदड़ो पिक्चर भी देखा, तो पिक्चर में ऋतिक रोशन को क्या होता है? एक सपना आता है जिसमें एक सिंग वाला, ऐसे यहाँ माथे पे सिंग लगा हुआ है, तो एक श्रृंगी पशु का। हड़प्पा के मोहरों पे सबसे अधिक कौन सा पशु का अंकन है? एक श्रृंगी पशु का अंकन है। हड़प्पा से स्वास्तिक चिन्ह मिला है। देखिए हड़प्पा से क्या मिला है? स्वास्तिक चिन्ह। स्वास्तिक चिन्ह मिला है जिसमें इसकी मान्यता क्या है कि यहाँ स्वास्तिक चिन्ह से सूर्य की उपासना का अनुमान लगाया जा सकता है। चलिए दोस्तों एक बार फिर से इसको दोहराते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का हम लोग सामाजिक जीवन, आर्थिक जीवन, धार्मिक जीवन, राजनीतिक जीवन, नगरीय व्यवस्था, लिपि को
हम लोग देख रहे हैं तो सामाजिक जीवन कैसा था, समाज मातृसत्तात्मक थी, कपड़े में सूती ऊनी वस्त्र का उपयोग करते थे। धार्मिक जीवन की अगर बात करेंगे तो ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, पशुपति की पूजा करते थे, लिंग पूजा करते थे, धरती की पूजा करते थे, वट वृक्ष का पूजा करते थे, नाग का पूजा करते थे, कुबड़ वाला सांड का पूजा करते थे, पीपल का पूजा करते थे। राजनीतिक जीवन की अगर बात करेंगे तो हड़प्पा का जो शासन था ये वणिक वर्ग के हाथ में था, क्योंकि उस समय कोई मंदिर का प्रमाण नहीं मिला है। मंदिर का प्रमाण नहीं मिलने के कारण हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि पुरोहित का शासन था। तो हड़प्पा का जो शासन था ये वणिक वर्ग के हाथ में था। आर्थिक जीवन की बात करेंगे तो ये लोग कृषि करते थे, व्यापार करते थे। कृषि में सबसे प्रमुख फसल जो था ये गेहूं और जौ था। उन लोगों ने हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने सबसे पहले कपास की खेती किया, जिसको कपास को क्या कहा जाता है, सिंडोन कहा जाता है। व्यापार की बात करेंगे तो वस्तु विनिमय प्रणाली पर आधारित तौल की इकाई 16 के अनुपात में थी। कहां से होता था व्यापार, तो अफगानिस्तान ईरान से। टीन चांदी शीशा अफगानिस्तान ईरान से लाए जाते, तांबा खेतरी से लाए जाते थे। लिपि कैसे लिखा, इनका लेखन कला क्या था, दाईं से बाईं ओर पहले लिखा जाता। अगर पंक्ति एक से अधिक हो जाता था तो बाईं से दाईं ओर लिखा जाता था। इस शैली को हम लोग क्या कहते हैं, हलावंत शैली कहते हैं, गोमुद्रिका शैली कहते हैं तथा वास्तुफेदन शैली कहते हैं। अभी तक कुल कितने चिन्ह मिले हैं, 64 मूल चिन्ह प्राप्त हुए तथा 250 से 400 अक्षर प्राप्त हुए। मुख्य व्यवस्था, सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुख्य व्यवस्था थी यह क्या थी, ये सभ्यता पूरी तरह से नगरीय सभ्यता थी। कुछ महत्वपूर्ण तथ्य को हम लोगों ने देखा। इस सभ्यता का आकार कैसा है, त्रिभुजाकार। सभ्यता का क्षेत्रफल कितना है, 12,99,600 किलोमीटर। पूर्व से पश्चिम की लंबाई क्या है, 1600 किलोमीटर। उत्तर से दक्षिण की लंबाई क्या है, तो 1400 किलोमीटर। हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल अगर पूछेगा तो मोहनजोदड़ो। अगर भारत में पूछेगा सबसे बड़ा स्थल तो राखीगढ़ी। हड़प्पा के मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। देखिए मोहरे जो है ये सेल खड़ी से बनाया जाता था। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। पकी हुई मिट्टी को टेराकोटा कहा जाता था। टेराकोटा कहा जाता था। अब देखिए इसका विनाश कैसे हुआ, इसके विनाश के बारे में ना थोड़ा सा मतभेद है। कोई विनाश के बारे में हम लोग ये कह सकते हैं कि सभ्यता का विनाश क्रमिक रूप से हुआ। हो सकता है कभी कहीं अग्निकांड हो गया तो वहां अग्निकांड में बहुत सारे लोग मारे गए। तो मेन जो मुख्य जो है, अगर पूछेगा कि इस सभ्यता का विनाश क्या हुआ, तो मुख्य रूप से इस सभ्यता का विनाश जो है ये बाढ़ से हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, आज का ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसी तरह से प्यार बनाते रहिए। जय हिंद।